आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है आफिया सलाम। बहुत ही जाना माना नाम है और अरसे से जाना माना नाम है। अम, कई तरह से मैं तारुफ करा सकती हूँ उनका, मगर मैं उनको बुनियादी तौर पर सहाफ़ी की हैसियत से जानती हूँ, और वो भी जो स्पोर्ट्स और क्रिकेट की रिपोर्टिंग करती हैं। जब मेरा तारुफ इनसे हुआ था तो ये मैं हैरान थी कि छह खातून जो है क्रिकेट की रिपोर्ट इतनी शदाई हैं कि ये रिपोर्टिंग भी क्रिकेट की करती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि जी वो तो सिविल एविएशन में भी चली गई हैं, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आफ़िया करती हैं, और काफ़ी सारी, जिसको हम कहते हैं ना कि काफ़ी सारे हैट उन्होंने पहने हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आफ़िया खुद अपना तारुफ़ कराएँ और बताएँ कि क्या-क्या कुछ वो करती हैं, और ये कि उन सब में सबसे ज़्यादा अज़ीज़ कौन-सा काम है उनके लिए? बहुत-बहुत शुक्रिया तस्नीम। आपने जिस तरह तारुफ़ करवाया है उससे वैसे तो लग रहा है कि मैं बहुत ही स्कैटर ब्रेन हूँ और नहीं, कोई नहीं। एक काम नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ। नहीं, थैंक यू। एक्चुअली आगाज़ तो सहाफ़ी की करियर का मैंने क्रिकेट रिपोर्टिंग ही से किया था। हुँ, हुँ। तो वो पैशन था, फिर वो हुँ, प्रोफ़ेशन में भी बदल गया। बीच में येस देयर वाज़ दिस टोटल डाइवर्जन जब मैं एयर ट्रैफ़िक कंट्रोलर बन गई, पाकिस्तान में हुँ, पहली मर्तबा इस शोबे में ख़वातीन को मौका मिला था, वहाँ निकल गई। फिर वहाँ उसी के हवाले से उसको मैंने सहाफ़त के साथ जोड़ा, जब मैंने वो छोड़ी तो मैं एविएशन जर्नलिस्ट बन गई। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जो सोशल इश्यूज़ हैं, एक सहाफ़ी होने के नाते सिर्फ़ आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है, आप हुँ, अपने इर्द-गिर्द भी देखते हैं। ये वो ज़माना था जब ज़ियाउल हक का ज़माना था। मैं स्टार में जहाँ मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई थी, हुँ, हम दोनों वहाँ काम करते थे, तो वो बड़े एक तरह से आई ओपनिंग टाइम थे। हमारे साथ जो दूसरी ख़वातीन थीं, वो माशरे में एक बहुत एक फ़ाल किस्म का किरदार अदा कर रही थीं। एक बहुत ही डार्क पीरियड में जो हमारे मुल्क में था, बहुत ही ज़्यादा एक रिप्रेसिव और तारीक किस्म का वो दौर था, ज़ियाउल हक का। लेकिन उसमें जो स्टार में ख़वातीन थीं, जो काम कर रही थीं, जो लिखती थीं उसमें, जिनका ताल्लुक था, वो जो हल्का था उनका, उससे उ उन सब से बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिली और पता चला कि भई माशरे में जो कुछ हो रहा है, उस पे आप कितने क्रिएटिव तरीके से अपना इज़हार राय कर सकते हैं। क्योंकि हुँ। वो बहुत आसान काम नहीं था। बिल्कुल। बहुत पुरख़तर किस्म का वो ज़माना था। तो हर एक चीज़ तो सेंसर होती थी, प्री सेंसर होती थी, और ये सेंसर भी होती थी, उसके अलावा इन मौज़ूआत पे बातचीत के लिए कोई मौक़े होते नहीं थे, तो वो बड़ी हुँ, क्रिएटिवली विदिन द लाइन्स अपने जिस तरह वो होती है ना बात को कहा जाता था। हुँ, कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का तो तब इतना ज़्यादा होता नहीं था मौका। हुँ, तो एक तो वो इंस्पिरेशन हुई कि भई ठीक है, आपका अपना जो भी शौक है, लेकिन आप अपने इर्द-गिर्द भी देखें कि लोग कैसे रह रहे हैं, क्या असरात हैं, आगे क्या वो जो दूरअंदेश किस्म के लोग हैं, उनसे हम सीखते थे। हम तो बिल्कुल मतलब मैं तो फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी थी। हुँ, तो वहाँ पे बड़े-बड़े नाम थे जो हमारे मुआशरे के बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जो लिखते थे, बात करते थे, आते-जाते थे। तो उसकी वजह से एक आई थिंक वो थोड़ी-सी एक मेंटल ओरिएंटेशन हुई कि माशरे पे, माशरत पे नज़र रखनी चाहिए हमें। फिर ये कि चूँकि मेरा बैकग्राउंड एकेडमिक सहाफ़त का नहीं था, मैंने ज्योग्राफ़ी में मास्टर्स किया था, तो हुँ, कई ऐसी चीज़ें जो माहौलियात के हवाले से ये वो चीज़ें मुझे अपील करती थीं और मैं फिर उन पे भी लिखती थी। और कोई आई थिंक 30 साल के बाद हाँ, आई थिंक मेरे ख़्याल में 30 साल बाद मैं बाकायदा उस फ़ील्ड में चली गई, जिसका जो मैंने पढ़ी थी। हुँ, जब मैंने आईयूसीएन जॉइन किया जो पाकिस्तान में दुनिया भर की सबसे बड़ी माहौलियाती अंजुमन है, हुँ, उनका जो पाकिस्तान में दफ़्तर है, वहाँ से मुझे ऑफ़र आई और मैंने वो जॉइन की। तो तब लगा था कि फुल सर्कल आ गई हूँ मैं और अब वो काम कर रही हूँ जिसके मुतालिक मैंने पढ़ा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उसके अलावा और किसी की तरफ तवज्जो नहीं थी। लेकिन जिस तरह से माहौलियात के शोबे में एक तरह से आगाही आ रही थी कि इस ये बहुत ज़्यादा अहम होता चला जा रहा है। इसके बारे में उतनी आगाही नहीं है और चूँकि मेरा ताल्लुक कम्युनिकेशन से ही था, आगाही हुँ, बा ब का शोबा था मेरा उस इदारे में। तो ना सिर्फ़ ये कि मैंने खुद अपने आप को आगाह किया, बल्कि फिर उसी तरह की आगाही की चाहे वो पब्लिकेशंस हों, चाहे कॉन्फ्रेंस हों, चाहे कहीं पे इस मौज़ू पे बात करने का मौका मिले। उसके ज़रिए फिर मैंने अपने आप को उस मोल्ड में ढाला
कि मैं माहौलियात और क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, इसके तनाजुर में मुख्तलिफ चीज़ों को देखूँ। और सही। जैसे अक्स के साथ भी जेंडर के ऊपर हम जेंडर लेंस लगा के देखते हैं, तो अब अगर मैं माहौलियाती तब्दीली के तनाजुर में देखती हूँ कोई चीज़ जेंडर लेंस लगा के, तो मुझे उसमें बिल्कुल कोई नई चीज़ नज़र आती है। तो ये हुँ। लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने इतने सालों में मुख्तलिफ लोगों में से मिल के सीखी। बिल्कुल तो आफ़िया मुझे ये बताएँ कि हमने ज़ाहिर है कि वो दौर भी देखा जब बात करनी उम, बिल्कुल भी आसान ना थी और हम करते थे बात और मुतवातिर करते रहे। आजकल के दौर में मुझे लगता है या आप आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हमारा जो मीडिया है वो ओवर ओवर पॉलिटिकल मैं कहूँगी इसको कि कंटेंट वाइज़ कि ज़ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और वो भी रोज़ वही घिसी-पिटी मतलब उसमें कोई नयापन, कोई नई चीज़, कोई वे फॉरवर्ड कुछ नज़र नहीं आता। तो आपका क्या ख़्याल है कि मीडिया को सिर्फ़ पॉलिटिक्स ही तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए कि वो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ जो बहुत क्रूशियल हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज जो है इस वक़्त एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। अभी जो हालिया सैलाब आए हैं, उससे भी अगर जोड़ा जाए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जिन जो नहीं पता थी, वो हम जैसे ले पर्सन को भी पता चल गई कि अच्छा, इसका ताल्लुक माहौलियात से है, तब्दीली से है। तो आपका क्या ख़्याल है कि मीडिया क्यों नहीं इस तरफ आ रहा? देखो हमारे मुल्क में मीडिया, लोग बहुत एक सतही तौर पे कह तो देते हैं कि सेठ मीडिया है या स्टेट मीडिया है, और जाहिर हुँ, है उन दोनों के अपने अपने अलग ही वो प्रायोरिटीज हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ उस तरह से सहाफत के सिर्फ चंद इदारे हैं जो कि असल में सहाफत का अलम लेके चलते रहे हैं, हुँ, और हुँ, फिर अचानक जब मीडिया स्पेस ओपन हुई है, तो ज़ाहिर है वैक्यूम तो नहीं रहता ना, जब वो इतनी स्पेस ओपन हुई तो बहुत से आ गए उसमें, वो लोग भी जिनका सहाफ़त से के उसूलों से कोई वास्ता नहीं था। तो वो हुँ, उस मीडिया स्पेस में आए, फिर उसमें एक जो हिजान अंगेज़ी हमें नज़र आती है, मतलब वो चीज़ें जिसका सहाफ़त से दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है, उन्होंने मीडिया को एक तरह से वो बिल्कुल ही काबू कर लिया अपने आप में। और इसमें सिर्फ़ सियासत नहीं है, सियासत के अलावा भी आप देखें ठीक है, एक एक तो रिपोर्टिंग होती है, कि जो हुँ, चीज़ हो रही है उसको आप नज़रअंदाज़ तो नहीं कर सकते। अब अगर सियासत ज़ाहिर है। हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ पे छाई हुई है, तो ज़ाहिर है मीडिया उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ़ उसी के पीछे पड़ जाना और जो हमारे माशरती मसाइल हैं, जो हमारे माशी मसाइल हैं, उनके ऊपर तवज्जो ना देना, जब तक कि वो भी किसी एक इवेंट से ना जुड़ें। आपने अभी ज़िक्र किया 2022 के सैलाब का, कि ये मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो आम लोग हैं, जो कि ले पर्सन, जैसे अपने आप को कहा आपने, कि हमें भी कुछ उसका इस तरह से एहसास हो गया कि इनका ताल्लुक है और हमारे मुल्क को इसका इदराक की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे अपने मीडिया के साथियों से उस सिलसिले में भी एक शिकायत है कि बेशक सैलाब की बड़ी वसी तौर पे कवरेज की उन्होंने, जाके कई लोग उन इलाकों में भी गए, खबरें आती रहीं, लेकिन वो एक इवेंट के तौर पे की। एक वाक़या जो हुआ है वो उसके तौर पे की। जो क्लाइमेट चेंज का असल मसला है, उसमें इन डेप्थ सिर्फ़ चंद लोग या चंद इदारे गए हैं, और वो वही लोग हैं, जो कि पहले से ही इस मसले के ऊपर लिखते या बोलते चले आए हैं। हुँ, आपको एक मीडिया का जो स्प्रेड है, उसमें इस तनाज़ुर में बहस नहीं मिली कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ असरात क्या हैं, उसके लिए इक़दामात क्या होने चाहिए, उसके लिए वसाइल कहाँ से आएँगे, हमारे लोगों को किस तरह से हम बचाने की कोशिश करेंगे इससे। कोई हम किसी नए तरीके से रहने के लिए हमारे पास क्या मतलब वे फॉरवर्ड है। सो इन चीज़ों के ऊपर वो बहस नहीं हुई, और फिर अब आप देखते हैं कि हालाँकि इस अब कई महीने गुज़र चुके हैं ना, इसको कम से कम 6-8 हुँ, महीने गुज़र चुके हैं। बिल्कुल। उसके उसके बावजूद सिर्फ़ 2 या 3 ऐसे मीडिया के इदारे हैं हमारे मुल्क में, जबकि कितना प्रोलिफरेट किया है मीडिया हमारे यहाँ, 80 के करीब मेरे ख़्याल में मीडिया हुँ, आउटलेट्स हैं, इससे भी ज़्यादा होंगे। जो कि इस वक़्त भी उन इलाकों में जाके उन लोगों का वो के पुरसाने हाल बन रहे हैं या उनकी आवाज़ बन रहे हैं, जो अभी तक पानी में घिरे हुए हैं, और अभी भी बिल्कुल। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे मुल्क में। तो बाकी मीडिया के ज़हन से ये तो महव हो चुका हुआ है, और हुँ, इसमें ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है
कि जो अभी भी जाके देख रहे हैं उनको, वो ज़्यादातर बैनुल-अक़वामी मीडिया है। चाहे वो पाकिस्तान में बेस्ड बैनुल-अक़वामी मीडिया हो या बाहर से आने वाले सहाफ़ी हों जो कि अभी भी दादू का रुख कर रहे हैं, खैरपुर नाथन शाह का रुख कर रहे हैं, वहाँ जाके वो देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, इतने महीनों के बाद उनके क्या अभी तक उनके लिए क्या हो सका है या कब वो एक नॉर्मल अंदाज़ में रहेंगे। तो ये एक बदकिस्मती की बात है कि एक चीज़ को उस मसले की संगीनी को समझे बगैर सिर्फ़ सतही सी रिपोर्टिंग करके और उसको फिर ऐसे साइडलाइन कर दिया गया जैसे अब ये मसला है ही नहीं। हुँ, जबकि ये देखें कि वो सैलाब का अभी पानी वो नहीं उतरा कुछ डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप कल, परसों और आज की खबरें सुने, तो पंजाब के कुछ इलाके, बल्कि एक खासे वसी इलाके और बलूचिस्तान में इंतहाई शदीद बारिश और ज़ालाबारी हुई है, उन इलाकों में जो कि यूजुअली इस तरह की बारिश वहाँ नहीं होती। हुँ, और जो बेचारों ने अपने आप को थोड़ा बहुत वो अपने पैरों पे खड़े हुए थे, किसी ने काश्तकारी शुरू की थी, किसी ने अपने के लिए कुछ सर छुपाने की जगह बनाई थी, वो फिर वो ढह सब गए। वो फिर रह गए। तो बल्कि अगर मैंने वो ये इसको इवेंट के तौर पे ना लेते और एक मसले के तौर पे लेते, तो इन बिल्कुल जगहों पे नज़र रखते। नहीं, और मैं ये भी पढ़ रही थी कि बहुत सारी जो फसलें हैं, क्योंकि ये बेवक़्त की बारिश है, वो फसलें भी तबाह हुई हैं इस बेवक़्त की बारिश की वजह से। और ज़ाहिर है कि मीडिया ने चूँकि इस पे कोई नज़र नहीं रखी, इस पे कोई ख़ास मतलब अपने जो रूटीन के टॉक शोज़ हैं, उसमें अगर शायद 10-5 मिनट का ही कोई सेगमेंट रख लेते रोज़ाना कि इस पे बात हो जाए। क्या क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानना चाहते हैं, और ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर वो नहीं हुआ। तो इसी को हम जोड़ेंगे जो जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म कह लें उसको, तामीरी सहाफ़त कह लें उसको, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सहाफ़त कह लें, कि कहीं पे कोई मसले का हल, हम सिर्फ मसला ना बताएं, हम हल भी बताएं उसका। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की क्योंकि ये सेकंड फेज है हमारा इस इनिशिएटिव का। पिछले साल जब हमने किया तो हमने बहुत सारे मीडिया के जो सरकर्दा लोग हैं, जो एडिटरान हैं, जो न्यूज़ एडिटरान हैं वगैरह वगैरह, ब्यूरो चीफ्स हैं, उन सबसे बात की। तो ज़्यादातर का यही मानना था कि ये कॉन्सेप्ट तो फिर पब्लिक रिलेशनिंग का हो जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो ये तो आप फिर हर चीज़ तो अच्छी-अच्छी बताएँगे आप, तो बुराई तो आपको नज़र आएगी नहीं उसमें। तो हमारा ये कहना था कि कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप खबर को छुपा रहे हैं या आप उसको फच कर रहे हैं। आप खबर बिल्कुल दे रहे हैं, मगर उसको देने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ रखिए। आप क्या समझती हैं कि ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कभी हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म का? अच्छा, थोड़ा-सा मैं इसको अनपैक करना चाहूँगी इस लफ्ज़ कंस्ट्रक्टिव को। हम्म। ये जिस तरह से वो बात अगर जो जिनका आपने हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि ये तो फिर पब्लिक रिलेशनिंग हो जाएगी, ये अच्छी हम्म। बात। तो ये तो एक तरह से जो एक हिदायत भी आई थी कि मस्बत सहाफ़त बस की जाए हाँ। और मस्बत का मतलब यही था कि भई अच्छा-अच्छा, हम्म। हप-हप और कड़वा-कड़वा थू-थू। हम्म। ये सहाफ़त नहीं है, ठीक हम्म। है ना? ना ये सहाफ़त का मकसद है। बहुत तल्ख़ और बातें भी बतानी पड़ती हैं और उनके बताए बगैर गुज़ारा नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी मुश्किल या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये कह रहे हैं ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिज़्म हो, तो हम्म। फिर तो जब तक आप उस मुश्किल को या उस तलख़ी को सामने नहीं लेकर आएँगे, तो उसके फिर आप हल के लिए क्या बात करेंगे? तो कभी-कभी सही सवाल पूछना ही एक आपको कंस्ट्रक्टिव पाथ पे ले जाता है। ज़रूरी हम्म। नहीं है, देखिए सहाफ़ी जो है वो डेवलपमेंट वर्कर नहीं है। वो आपके सामने उस तरह से पेश नहीं कर सकता। पानी का अगर मसला है, तो वो उस पानी के मसले की निशानदही कर सकते हैं। उस हम्म। पानी के मसले को जो हल करने की ताकत रखते हैं या जिनकी ना सिर्फ़ ताकत बल्कि अहलियत, बल्कि काबिलियत और ज़िम्मेदारी रखते हैं, जिनको हम अपने टैक्स पेयर के पैसे से उन जगहों पे हमने बिठाया हुआ है, जिनका काम हम्म। है कि ये हल करना। तो जब तक उनके साथ वो सवाल-जवाब ना हो, उनसे वो बातें समझी ना जाएँ कि मसला क्यों है और क्या मसला हल करने के लिए उनके पास कोई वे फॉरवर्ड है, कोई प्लान है, तो फिर ये भी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज़्म ही का हिस्सा हो सकता है ना कि अगर वो कह रहे हैं कि हाँ जी, ये प्लान है, इसके लिए ये वसाइल दरकार हैं, लेकिन ये है नहीं।
तो फिर उन वसाइल के ना होने के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। वो भी इसी सहाफ़त के ही मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें। तो कंस्ट्रक्टिव मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम पीआर कहेंगे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि आप एक खाली हवा में मुअल्लक़ चीज़ ना छोड़ दें। आपने किसी चीज़ को, अगर किसी मौज़ू को उठाया है, तो उसका जो एक वो तमाम जहतें हैं, उसको एक्सप्लोर तो करें। हुँ। ज़रूरी नहीं है कि सहाफ़ी हल दे रहा हो, लेकिन वो नहीं, जो लोग और हल दे सकते हैं, हल उन तक हल तो पहुँचे। हल ढूँढना भी एक मेरे ख़्याल से एक बहुत अहम जुज़्व है सहाफ़त का। कि और अब ज़ाहिर है कि सहाफ़त ने इतनी जहतें बदली हैं कि अब हमें नज़र आता है कि ठीक है, अब ये एक नया तरीक़ा है रिपोर्टिंग करने का कि आप बिल्कुल मसला बताएँ, आप कड़वा से कड़वा सच भी सामने लेके आएँ, मगर फिर आप थोड़ी-सी मेहनत और कर लें और उन लोगों तक जाएँ जिनके पास शायद इसका हल हो, या वो बिल्कुल। हल तजवीज़ कर सकते हों। हमने इस पूरे इनिशिएटिव में कोई 40 के करीब लोगों को एक तरह से इंटरव्यू किया था, मगर और फिर हमने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और फिर उनको उनकी ट्रेनिंग हुई बाकायदा, और ट्रेनर्स थे, मेंटोर थे, सब कुछ था। फिर उनसे कहा गया कि अब आप अपनी स्टोरी लाइन पिच कीजिए। तो उन्होंने स्टोरी लाइन पिच की। फिर वो वेट हुई, फिर उनको बताया गया कि अच्छा इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आप अपनी स्टोरी बनाना शुरू करें, हमें फर्स्ट ड्राफ्ट भेज दीजिए। अफ़सोस इस बात का है कि बहुत सारे लोगों ने उस ट्रेनिंग को या तो समझा नहीं, हालाँकि हमारे पास ट्रेनर्स वो थे जैसे अंबर शम्सी थी, अहमद यूसुफ थे, हमारी मेंटर शहरज़ाद समीउद्दीन थी, सब आला पाए के लोग हैं जिन्हें पता था कि वो क्या बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। जब वो स्टोरीज़ आती थीं, तो आप यकीन माने, मतलब मैं ये कहती थी कि भाई आपने ये लिखा क्या है? मुझे सिर्फ़ ये बता दें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप किस मसले की निशानदेही करना चाह रहे हैं? F9 पार्क अगर वाक़या अगर आप उठा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे 4 रिपोर्टें भेज दी एफआईआर की। मैंने कहा बेटा ये तो अ, मतलब ये रिपोर्टिंग नहीं है, और इसीलिए हमारी क्राइम रिपोर्टिंग अभी तक इतनी बुरी है क्योंकि हम एफआईआर उठा के उसकी ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने कहा आपने किस-किस से बात की? फिर मैंने कहा कि चलें, उन्होंने कहा आप हमें कुछ बता दें। फिर मैंने उनको बताया कि भई आप ख़वातीन का दाखिला नहीं बंद कर सकते किसी जगह पे। अगर आपको किसी चीज़ से ख़दशा है, कोई अ, वहशी है या दरिंदा है या कुछ है, तो आप उसको काबू करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल। घरों के अंदर नहीं बंद कर देते हैं। तो शायद उन्हें ये बात पसंद ही नहीं आई और उन्होंने शायद उसको शामिल भी नहीं किया। उसकी बरअक्स ख़वातीन ने बहुत जल्दी पिक किया, और मुझे इस पे अफ़सोस होता है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को इतना मौका नहीं मिलता कि वो आगे आएँ। मगर जितनी ख़वातीन थीं, उन्होंने ना सिर्फ़ ये कि उस कॉन्सेप्ट को समझा, उन्होंने स्टोरीज़ भी उसी तरह से की। एक ख़ातून ने चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर की, उन्होंने तस्वीरें लगाई कुछ अ, अब्यूज़ बच्चों की। मैंने कहा कि कभी भी आप ये तस्वीरें इस्तेमाल ना हुँ। करें, क्योंकि जिनके साथ हुआ है, जिनकी आप शक्लें दिखा रही हो, तो अव्वल तो शक्लें दिखाते नहीं हैं। ये ज वो ट्रॉमा जो है वो एक ताज़ा होता है, और जो गुज़र चुके हैं उनके लिए भी उतना ही ट्रॉमेटिक है, बिकॉज़ वो एक रिकरिंग चीज़ होती है। मैंने कहा आप उसकी जगह एक बहुत सारे बच्चे दिखाएँ जो खेल रहे हैं या हँस रहे हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक आपकी अप्रोच हो जाएगी। हुँ। वो समझ गए, उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो हम उनको समझाने की कोशिश करते कि देखिए, मसले को हम ये नहीं करेंगे कि आप कालीन के नीचे छुपा दीजिए, मसला है। हमारे यहाँ हैरेसमेंट का मसला है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मसला है, मोबिलिटी का मसला है, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा मसला है जैसा आप बता रही हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा, एसडीजीज़ पे कोई बात ही नहीं करता, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, किसी को एमडीजीज़ निकल गए, सो निकल गए, एसडीजीज़ भी ऐसे ही निकल जाएँगे वैसे। कुछ नहीं होने वाला। तो कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म को सबसे पहले तो मेरा ये आर्गुमेंट रहा है, क्योंकि हमने एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है मीडिया जो गेट कीपर्स हैं उनकी, और उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है कि ये क्यों ज़रूरी है और कैसे हो सकता है। तो मुझे आपसे ये जानना था कि क्लाइमेट चेंज पे आप क्या समझती हैं कि मीडिया किस तरह से इसको एक्टिवली आगे लेके आ सकता है? किस तरह से इसको एक नेशनल मसला बना, क्योंकि अखबारात कुछ करते हैं, बेशक लिखते भी हैं, उसमें
एडिटोरियल्स भी हैं, कॉलम्स भी हैं। हमारा 24/7 जो टेलीविज़न है और जो मेन स्ट्रीम टॉक शोज़ हैं, जिसमें आप वही 3 मर्द, 1 औरत या 2 औरत, 3 मर्द आ गए, बैठे हैं, वही बातें हो रही हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो रादर देन कि जी उन्होंने ये किया था, आप हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हमें आगे क्या करना है? तो आप थोड़ा-सा मुझे बताएँगे कि क्लाइमेट चेंज के बारे से हम तब्दीली कैसे ला सकते हैं अपनी सोच में, और मीडिया के ज़रिए हम इसको कैसे एक तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं? देखिए, इसके 2-3 हमें जैसे कहते हैं ना कि नो योर ऑडियंस। तो पहले ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। टेलीविज़न के तमाम प्रोग्राम तमाम लोगों के लिए नहीं होते हैं। हुँ, अखबार में भी जो लिखा जाता है वो हर एक के लिए नहीं होता है। आम-फ़हम बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें बहुत ही कोई साइंसी ज़बान इस्तेमाल करें, क्योंकि बहरहाल क्लाइमेट चेंज एक साइंस साइंस है जिसके ज़रिए उसको समझा जाता है। लेकिन उसके असरात तो हम पर हो रहे हैं। तो उन असरात के हवाले से समझाया जा सकता है कि एक तो ये मसला है, ये हमारे मुल्क में के तमाम इलाकों में है, एग्ज़ाम्पल दी जा सकती हैं उन खतरात की, उन असरात की, जो कि बहुत अयां हैं। देखें, वो पहले वो दिन गए, जब हम कहते थे कि क्लाइमेट चेंज जो है, वो मुस्तक़बिल में कुछ होने वाला है। हमारा वो मुस्तक़बिल आ चुका हुआ है। आ चुका है, ठीक है ना? बिल्कुल। कई सालों से हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं, चाहे आप बिल्कुल ऊपर नॉर्थ से शुरू करें, वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहे पिघल हैं, रहे हैं, उसकी वजह से बिल्कुल। तबाही आती है। आपकी जो इंतहाई शदीद, जिसकी तरफ अभी तक उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो कि हीट है, जो हमारे मुल्क का उमूमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो वो लगता है कि बहुत मामूली सी चीज़ है। लेकिन एक ज़रई मुल्क में दर्जा हरारत बढ़ने का आपका जो एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है, या बल्कि डोमिनो इफ़ेक्ट है। उसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़राअत है वो उस पे मनफ़ी असर फसलें होगा। जल जाएँगी ना, फसलें जलती जाएँगी। फसलें आपकी उसमें उस तरह से पकती नहीं। अच्छा, वक़्त से पहले, जैसे आपने कहा ना कि वक़्त से पहले बारिश, ये अभी जो जी, मैंने आपको कहा कि पिछले 3 जी। दिन में जो कुछ हुआ है, ये इस साल नहीं हुआ। मैंने अपना पुराना आर्टिकल इसमें निकाल के देखा है, ये हुँ, 2008 में मैंने इसके बारे में लिखा था। ओके। ठीक है? तो ये इतने सालों से ये चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वो ठीक है, मैंने एज़ एन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट लिखा था, जो हमारे ज़राअत के शोबे से मुंसलिक लोग हैं, उनको इसके बारे में पता है, लेकिन इसके लिए किया क्या जा रहा है? ना कोई उन काश्तकारों तक पहुँचा, ना हमें कोई ऐसी रिसर्च मिली, ना हमारे एक जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ से हमें कुछ ऐसी कोई सुनगुन मिली कि भई इस नए फिनोमेनन के बारे में अब ये कि हम यूँ कर रहे हैं, इनको बताएँगे कि इस मौसम में वो ना बोएँ, या इस शॉर्ट साइकिल ऑफ क्रॉपिंग हो। वो हुँ, मतलब सॉल्यूशन है दुनिया भर में, आखिर अडैप्ट कर रहे हैं ना। देखें, हमारे जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम जो एक तरह से एक ऐसी अप्रोच लेते हैं कि जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो दुनिया हुँ, वो के दूसरे ममालिक हैं, उनकी वजह से हो रहा है, यकीनन हो रहा है। लेकिन हमने अपना दिफा तो करना है। और बिल्कुल। उस जो दिफा के लिए है, उसके ऊपर उतनी तवज्जो नहीं की जा रही। हमारे ज़रई मुल्क है, हमारे पानी के वसाइल जो हैं, हम उन पे बहुत डिपेंडेंट हैं। उसको हम जिस तरह से बेदरेग ना सिर्फ खर्च करते हैं, बल्कि उसके अंदर उनको डिग्रेड कर रहे हैं, फुज़ला सारा डाल के। हुँ, ये वो मसाइल तो ऐसे नहीं है ना कि जो बाहर की दुनिया से आके कोई हमारे लिए हल करेगा। ये बिल्कुल। मसाइल हमारे अपने पैदा करना है, और हम ही उनको फिक्स करेंगे। हमारे यहाँ कराची शहर के अंदर अर्बन फ्लडिंग होती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम उसका मलबा डालते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इसका मतलब है हमने अपने सारे जो म्युनिसिपल इदारे हैं उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया कि ये तो आप तो नहीं कुछ कर सकते। ज़ाहिर है, हज़रत इंसान के हाथ में तो नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से है। कुदरत हाँ, ने हमारे नालों हमारे को छोड़ा, हमारे कम हाथ नहीं में सिर्फ़ किया। कराची शहर में हमारे हाथ में सिर्फ़ पूरे शहर की सड़कें, पूरे डीएचए की सड़कें खोद के वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, क्योंकि इसमें ठेकेदारी आती है, उसमें पैसे आते हैं, तो वो धड़ाधड़ सड़कें खुद रही हैं, और वो तो ये शायद चीज़ें हैं ना, ये मीडिया का ये जो एक शॉर्टकट्स रोल जो है। हम लेते हैं ना, हाँ। ये क्लाइमेट चेंज इन शॉर्टकट्स से इसको कुछ नहीं होना। पानी अंदर जाएगा। आपको हमने अब तक डैम्स नहीं बनाए, हमारे पास रिजर्वॉयर्स नहीं है, हमारा पानी वेस्ट कितना होता है। आप ये सोचिए कि हम अल्लाह हमें पानी दे रहा है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, ये डैम डिबेट जो है ना, ये कहीं और बात को ले जाएगी, क्योंकि हुँ, डैम्स 60s की टेक्नोलॉजी हैं। ओके। अब कहीं दुनिया में इतने बड़े डैम नहीं बन रहे। वो अब इसका बहुत फिर आप बताओ कि इसका इकोलॉजिकल डैमेज इसका होता है। इसका क्या इसका मुतबादिल है? हल एक तो ये है कि जो हुँ, पानी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हुँ, हम समझदारी से करें।
इस्तेमाल, वो 60s की टेक्नोलॉजी पे हम फंसे हुए हैं और ज़राअत में तो हम फिर आप जो ये है ना रेन वो वाटर हज़रत जो मूसा है, के जो ज़माने की जो टेक्नोलॉजी पे बारिश फंसे हुए हैं। बारिशों का पानी है, तो उसको आप कैसे प्रिजर्व करना चाह उसको मतलब? स्टोर करने के तो देखें मसला ये हुँ, है कि लफ्ज़ डैम जो है ना, वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव उसकी कई चीज़ें होती हैं उसमें। हुँ। स्मॉल डैम्स, चेक डैम्स, रिज़र्वॉयर्स वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क में डैम की बात होती है तो वो बहुत बड़े वो हम मेगा तरबेला स्ट्रक्चर की और उस तरफ पे चले जाते वो हैं। वो हुँ, चीज़ें दुनिया में अब अब बननी नहीं। बंद हो चुकी हुई हैं। ओके। आप ज़ेर ज़मीन पानी अच्छा, जो ये है वो बहस तो स्टोर कहीं करते हैं। हमने पढ़ी नहीं है अभी तक, तब कम से वो कम। हमारी फ्रेटर्निटी में तो ये बहस जो है टॉप पे होती है कि हुँ, यस डैम या नो डैम। और हुँ, खास तौर पे हमारे मुल्क में जो इस मौजू पे को एक मजाक बना लिया गया था और हमारी अदलिया ने मजाक बनाया था उसको, बिल्कुल। उसकी हुँ, वजह से इस डिबेट को बहुत नुकसान पहुंचा है। जी। और उसमें वो जैसे हमारा जो बाकी मुआशरा इतना पोलराइज हो गया है, उसमें भी पोलराइजेशन आ गई है इन थॉट। लेकिन बात ये है कि अगर हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे कि क्या ये होना चाहिए या नहीं, तो हमें वो नए तरीके जो दुनिया भर अब इस्तेमाल कर रही है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ये 60s की टेक्नोलॉजी है और हमारी ज़राअत की जो टेक्नोलॉजी है वो 4000 साल पुरानी है कि आपने पानी अब लिया आप और ये उसको बहा दिया। देखें कि हम ज़माना कदीम में रह रहे हैं, जबकि मीडिया हमारा सोशल मीडिया ज़माना जदीद में चल रहा है। हर चीज़ वो इस्तेमाल भी हो रही है, वो बंद भी, मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फ़ाल भी है, लोग भी बहुत फ़ाल हैं। मगर वो अगेन वही बात है ना कि कंस्ट्रक्टिव कोई चीज़ उसमें आपको नज़र नहीं आ रही। अ, अच्छा, मैं थोड़ा-सा इस राय से इख्तिलाफ हुँ, करूँगी, सिर्फ़ इस वजह से कि कोई ना कोई उम्मीद की किरण अपने सामने रखनी हुँ, चाहिए हमें। हुँ, हुँ। आई थिंक ये जो हमारा डिजिटल मीडिया है, मुझे हुँ, उससे उम्मीद है। जो ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको हम देख चुके, परख चुके और उससे मायूस हो चुके। कम से कम मैं हुँ। तो ज़ाती तौर पे उससे मायूस हूँ So कि मुझे digital would उसमें be like एक वो भेड़-चाल जो है YouTube ना। and other, आप यूट्यूब वगैरह की बात फिर कर रहे हो? हाँ, जो टिकटॉक उसमें है, एक तो ये यूट्यूब। कि उसमें वो कंपल्शन नहीं है उनको कोई ख़ास एजेंडा फ़ॉलो करने की। जो हुँ, आपके मीडिया हाउसेज़ के हमें भी पता है कि वो हम उसको सेठ मीडिया क्यों कहते हैं, हुँ, कि वो गाइडलाइंस उस सेठ की मर्ज़ी की आएँगी। अगर हुँ, आपने पानी के किसी वो उसके पानी की क्वालिटी के ऊपर आपने कोई अगर बात करनी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि अगर सेठ के रेवेन्यू वहाँ पानी के किसी कंपनी से आ रहा हो, तो फिर आपको वो छाप सकें। हुँ, ठीक है ना? हमने ये देखा है हमारे मुल्क में सिवाय 1 या 2 मीडिया हाउसेज़ के कोई भी नहीं खड़ा रह सका हमारा जो रियल एस्टेट माफिया जी, है उसके सामने। सो वो कंपल्शंस हैं। अब डिजिटल मीडिया में चूँकि ऐसी कंपल्शंस नहीं है, तो हुँ, बहुत अच्छा काम उसमें हमें नज़र आ रहा है। हुँ, क्योंकि वो निस्बतन वो थोड़ा आज़ाद हैं। जहाँ मसला आता है वो ये कि जब आप डिजिटल मीडिया में सहाफ़त करते हैं, तो सहाफ़त के जो बुनियादी उसूल हैं वो तो कहीं भी नहीं बदले, ना वो प्रिंट के लिए बदले, ना वो आपके इलेक्ट्रॉनिक में बदले हैं और ना वो न्यू मीडिया के लिए बदले हैं, जिसमें आपको फैक्ट चेकिंग आपका एक बेसिक फंडामेंटल है, आपकी ट्रूथ ऑब्जेक्टिविटी आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, आपने मल्टीपल बैलेंस्ड मतलब है, मुख्तलिफ राय अनबायस्ड, होनी चाहिए आपके, जेंडर चाहे वो इक्वालिटी है। अपोजिंग हो एक दूसरे के, हुँ, आपने इंक्लूजन उसमें लेकर आनी है, तो ये तो बिल्कुल। वो फंडामेंटल्स हैं जर्नलिज्म के। हुँ, अब क्या ये आपको वो डिजिटल मीडिया में उस तरह से मिल रहे हैं? तो कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं। कुछ डिजिटल मीडिया आउटलेट्स हमारे मुल्क में बहुत संजीदा किस्म का काम कर रहे हैं। वो माशरती बुराइयों को भी हुँ, बिल्कुल उसके ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं। वो उन लोगों को भी कॉल आउट कर रहे हैं जो कि उन बुराइयों का सद्देबाब कर सकते हैं और नहीं कर रहे। तो इस मेरे ख़्याल में तो हम इस तरफ अगर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि आपके साथ मैं भी मतलब आपके तवज्जुद से मैंने भी कई ट्रेनिंग्स करवाई हैं, ठीक है? जितने अरसे से आपने इस म म जेंडर के हवाले से मेहनत की है, सच्ची बात है कि अगर उसका वाक़ई उतना असर होना जितना होना चाहिए था उतना वो नहीं नहीं हुआ। हो पाया। अच्छा मैं ठीक है ना, बहुत कम हुआ है, हमें हुँ, नज़र आता है कि पहले क्या था कंटेंट में किस किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते थे जो कि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कोशिशों से वीड आउट हुए हैं। हुँ, लेकिन अभी भी आपको उसमें वो जेंडर जो है इम्बैलेंस नज़र आता है मीडिया में। बिल्कुल। डिसीजन मेकर्स की हद तक भी हुँ, और वैसे भी आम आपका जो अगर सिर्फ नंबर्स को हम गिने तो हमारा जो जेंडर ऑडिट होता है, अब 75 साल में मेरे ख्याल में 3 साल हो चुके हैं, तीसरा या चौथा साल है कि डबल डिजिट में आया है। हुँ, तो जब ये जेंडर इम्बैलेंस होता है तो वो कंटेंट में भी झलकता है, ठीक है? बिल्कुल। ये चीज़ें। अच्छा इसी तरह से एनवायरमेंटल जर्नलिज्म की कई ट्रेनिंग्स मैंने करवाई हैं। और मसला सिर्फ उसमें यही होता है कि हम मेरे ख्याल में हम हमारे और आपके जैसे इदारे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है रिपोर्टर्स को ट्रेन करने पे।
वो रिपोर्टर बेचारे ट्रेन हो भी जाते हैं, उनको उस मौजू में शौक भी होता है, वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनको वो हमारे यहाँ चूँकि शिफ्ट होती है, बीट होती है, बिल्कुल। उनको अगर वहाँ से हटा दिया गया तो फिर उस जगह पे और कोई नहीं आता। हुँ। अच्छा, इस पे ये आपने बहुत बड़ा मसला आपको है। हाँ, सिर्फ़ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हमने काम अक्स ने काम करना शुरू किया तो ये चीज़ सबसे पहले आई थी सामने कि आप रिपोर्टर्स को तो वो रिपोर्टर्स खुद कहते थे कि आप हमें तो ट्रेन करिए, हम तो स्टोरी लिख के डेस्क पे दे देंगे, बाकी सारा कुछ हेडलाइन, कैच लाइन, कैप्शन ये सारा कुछ वहाँ से बन के आएगा। तो हमने बेतहाशा ऑन डेस्क ट्रेनिंग्स भी की और उस वक़्त की जब 2 शिफ्ट्स मिल रही होती थी, एक जा रही होती थी, एक आ रही थी और उनको हुँ, हम रोकते थे। और वो बड़ा मुश्किल काम होता था क्योंकि वो घड़ियाँ देख रहे होते थे कि कब ये खातून जाएँ यहाँ से बला टले हमारे सर से, आधा घंटा हो गया बैठी हुई हैं ये हमें एचआईवी एड्स से बता रही हैं, हमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में बता रही हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इन चीज़ों से। तो बेतहाशा हम मतलब पाकिस्तान खबरें और डॉन और न्यूज़ और मशरिक मतलब शहर-शहर, गाँव-गाँव जा जा के हमने ये काम किया है कि डेस्क पे बैठ के लोगों को बताना चाहें। कुछ असर होता है कुछ लोग समझना चाहते हैं कुछ लोग बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते वो इसको किसी खातिर में ही नहीं लाते। वो कहते हैं कि ये ख़वातीन ये ज़नाना डब्बा इसको आप अलग ही रखें, इसमें हमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जेंडर वाला मामला जो है ना वो तो अब तो ख़ैर एक इट्स बिकम अ सेक्सिस्ट वर्ड, बज़वर्ड बन गया। बहुत सारे लोग घुस भी गए इसके अंदर। हर तरह के प्रोग्राम्स भी होते हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं। पर हमने बड़ी कोशिशों से एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया, बाँटा इतना ज़्यादा 3-4 हज़ार कॉपियाँ बँट चुकी हैं उसकी। कहीं-कहीं हुआ असर, कहीं-कहीं नहीं हुआ असर। तो जब उसको 25 साल और 25 साल हो गए हमारे इदारे को, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो आप काम कर आपने बीड़ा उठाया है एंड लकीली दिस टाइम अराउंड वी हैव अ वेरी प्रोएक्टिव एंड रोबस्ट मिनिस्टर who knows what she's talking about and who's everywhere where she's needed. तो ये कुछ हो पाएगा मतलब हम कुछ कर पाएँगे इस सिलसिले में? देखिए आपको पता है कि मैं तो एज़ एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम करती हूँ, ट्रेनर के तौर पे भी। हुँ, अब जब मुझे कोई जब अप्रोच करते हैं ना कि ये फलाँ ट्रेनिंग करवानी है, मैंने आपके इदारे की मिसाल इतने लोगों को दी है कि देखें खाली रिपोर्टर को काफ़ी ट्रेन कर लिया है। छोड़ दीजिए आप रिपोर्टर को छोड़ दें, हमारे यहाँ हर चीज़, हर फैसला जो है वो टॉप डाउन है अनफॉर्च्युनेटली। बिल्कुल। हुँ, कौन से मुझे बताएँ इदारे में रिपोर्टर्स को इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से जाएँ कहें जी हमने ये वाली स्टोरी फ़ॉलो करनी है। ठीक है? आटे में नमक, लिटरली बिल्कुल, आटे में नमक और वो भी किसी एक ख़ास सतह पे जब वो जर्नलिस्ट पहुँचता है तो तब उसकी सुनवाई होती है अपने हुँ, डायरेक्टर से या न्यूज़ एडिटर वग़ैरह से कि वो उनसे कहें अच्छा ठीक है जाओ तुम इस पे हफ़्ता लगाना है, 2 हफ़्ते लगाने हैं, 10 दिन लगाने हैं, तुम इसी स्टोरी को करो। ये सब जर्नलिस्ट की कंप्लेन है कि हम तो उसी 24 आवर न्यूज़ साइकिल के अंदर ही फँसे होते हैं, आप हमसे इन डेप्थ चीज़ें क्यों डिमांड करती हैं? तो उनको उन इदारों को भी मैं कहती हूँ कि लेट्स फोकस ऑन द डिसीजन मेकर्स जो गेट कीपर्स हैं आपके, बिल्कुल, जब वो बिल्कुल, आपकी राय समझ के और उस मौज़ू की अहमियत को इंटरनलाइज़ करेंगे, मानेंगे, समझेंगे कि ये इस मुल्क के लिए एक एक्जिस्टेंशियल मसला है। क्लाइमेट चेंज जो है पहली मर्तबा 2 साल पहले नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल बनी थी, उसमें बाकायदा सब कमिटी एक थी जिसने क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपनी उसको उसमें दी थी और जिसको शामिल किया गया था नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में। तो कम से कम वो इदराक वहाँ तक चला गया है। वही चीज़ हमें मीडिया के जो डिसीजन मेकर्स हैं, कर्ता-धर्ता हैं, उसमें वो चाहिए उन्हें समझें, जब वो उस चीज़ की अहमियत को समझेंगे तो उसके बाद वो असाइन भी करेंगे अपने रिपोर्टर्स को। तो फिर उस रिपोर्टर को लामोहला उस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा और हम लोगों ने कई ट्रेनिंग्स भी कराई हैं, बाकायदा ऐसे मैनुअल भी हैं, जिसमें रिसोर्सेज़ भी दिए हैं, उनको बताया है कि किस इदारे का कौन-सा शोबा है, अगर आपने पानी के मुतालिक कुछ लिखना है तो फलाँ लोगों से आप बात कर सकते हैं, अगर आपने एयर क्वालिटी पे करना है तो उसके बारे में ये लोग हैं। तो वो रिसोर्सेज़ तो हम जमा करते दे रहे हैं। बात ये कि जो ट्रेनिंग के इदारे हैं, आई थिंक ये एपेटाइट अभी उनमें नहीं आई कि वो सिर्फ़ वो जो डिसीज़न मेकर्स हैं उन तक। एक वजह ये भी है कि वो डिसीज़न मेकर्स भी अपने आप को अवेलेबल नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। घंटे की मतलब वो कोई टी पार्टी के ऊपर ये डिसीज़न नहीं हो सकते। दे आल्सो नीड टू डेडिकेट एट लीस्ट हाल्फ अ डे टू अंडरस्टैंड
कि भी किस तरीके से इस मौजू की कितनी अहमियत है कि हम उनको अपने इदारों के अंदर लोगों को बाकायदा इसके बारे में सिखाएँ और बताएँ और फिर उससे कवरेज कराएँ। ज़ाहिर है वो उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, वो इतना टाइम नहीं निकालते, तो ये तो फिर मुर्गी पहले या अंडा वाला जो सवाल बिल्कुल है, आप ये सही मुझे कह नहीं रहे हैं, पता कि कैसे बिल्कुल। हल होगा। हाँ। लेकिन मैं तो आपके इदारे की मिसाल देती हूँ कि आपने जो कुछ जहाँ तक आप पहुँची, जो आपने एक फ़र्क आप कह रही हैं ना कि आया, वो इसी तरह से आया था ना कि जब आपने डिसीज़न मेकर्स को एंगेज हाँ, किया था, हमने जब आप फिर एडिटर्स हमने के साथ हमने आपने एंगेज सीखना किया था। शुरू किया। अच्छा, रिपोर्टर नहीं तो डेस्क वालों ने कहा कि जी हम तो ये करते हैं, आप एडिटर से बात करें, बिकॉज़ हमने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स के साथ शुरू किया था पहले। तो एडिटर्स के पास पहुँचे, न्यूज़ एडिटर्स के पास पहुँचे। बेशक वो सुने ना सुने, हम ढीठ बन के बैठे रहते थे, क्योंकि आपको ढीठ बनना पड़ता है, सच्ची बात ये है। हुँ, हम 10 लोगों को बुलाते हैं तो 8 आते हैं, 6 आते हैं, 4 आते हैं कभी-कभी। और ये 2 हफ्ते से बुलाते हुए और उनको रिमाइंडर्स देते हुए करते भी 4 पहुँचते हैं। हम उसमें भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम 4 तो आए। तो इसमें बड़ा बड़ा वक़्त लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि गेट कीपर्स के साथ इस पे ज़रूर बात की जाए कि भई क्लाइमेट चेंज को आप और उन अखबारात को छोड़ के जहाँ पे ये ऑलरेडी लोग समझ रहे हैं, वो चैनल्स जो सारा वक़्त बक-बक, झक-झक करते हैं, उनमें थोड़ी-सी कोई समझदारी की बात भी आ जाए। मुझे ये बताइए, आखिर में मैं सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ कि मुस्तक़बिल में आप सहाफ़त को तामीरी देख रही हैं या तक़रीबी देख रही हैं? ये तो बड़ा येस पाकिस्तान एंड नो किस्म का सवाल है। इतनी इतनी देखिए, ब्लैक एंड मैं और व्हाइट पाकिस्तान के होता पस नहीं है मंज़र में ज़िंदगी जो में कोई भी आजकल के चीज़। हालात हैं, उनको देखते हुए आप तक़रीबी आई समझती नो। हैं, तामीरी है ये? नहीं, ना ये ना वो पूरी तरह से। हुँ, देखें, हुँ। वो जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम वो उम्मीद का दामन भी छोड़ दें तो फिर तो छोड़ ही दें ना, हम सहाफ़त को भी बलाए ताक रखने हैं सब। ऐसा नहीं है, गुंजाइश होती है। उसमें जैसे आपने कहा कि ढीठ बनना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर खुदा ना ख़ास्ता कोई इतनी बड़ी कैलामिटी होती है कि वो जिन मौज़ूआत को आप चाह रहे होते हैं कि वो फ्रंट पेज आ जाएँ, वो वैसे ही आ जाते हैं। जी, कई साल पहले एक किसी इसी की तरह के उसमें फ़ोरम में मैंने कहा था कि अगर आप लोग फ्रंट पेज नहीं देंगे क्लाइमेट चेंज को, तो क्लाइमेट चेंज खुद आपसे फ्रंट पेज छीनेगा और हुआ ना इस तरह के वो मतलब छीन मैं वो रहा काली था। ज़बान वाली बात थी। हुँ, लेकिन समझदारी की बात ये है कि इसमें इनको ये इस तरह से जो इनकी एग्ज़िस्टिंग रिसोर्सेज़ हैं, अगर कोई बिज़नेस का आपका रिपोर्टर है, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो जाए और बायोडायवर्सिटी के ऊपर लिखना शुरू कर दे। क्लाइमेट चेंज आपके बिज़नेस पे भी असरअंदाज़ होगा। बिल्कुल, वो उसी के अपने शोबे में रह के उसके एक नए पहलू को देख के उसको सामने लेकर आएँ। इसी तरीके से कोई अगर आपका हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, तो इसमें हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आपका पानी के की क्वालिटी का इश्यू है, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैं। हमारे यहाँ जब वो बच्चे मर रहे थे, तो सबने मलबा डालना शुरू कर दिया कि देखें जी, यहाँ पे वो बच्चे मर रहे हैं, उनको खुराक नहीं मिल रही। किसी ने ये हुँ, सोचा कि कौन से बच्चे मर रहे थे, किस उम्र के? नौज़ायदा बच्चे। तो वो मसला क्या था? वो मैटरनल हेल्थ का मसला था। ज़रूर है, वो बिल्कुल, माएँ जो हैं वो रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ की वज़ह से उनके अंदर खून ही नहीं रहता, वो हर साल बच्चे को जन्म देती हैं, वो बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर-तर होते हैं और ये वजह थी उनके मरने की। तो बिल्कुल। इस तरह की थोड़ी-सी जैसे ज़हन खोल के अगर आप वो बैक स्टोरी की तरफ जाना शुरू करें, तो हमारी बैक स्टोरी नहीं होती है, मसला सारा ये है। उस बैक स्टोरी जर्नलिज़्म को लाने के लिए मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है कि एक तो उनके टॉप लेवल से एंगेज किया जाए इस हवाले से कि आप लोगों की बाकी जो सहाफ़त है वो कुछ दिनों में इर्रेलेवेंट हो जाएगी। अभी जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है सियासत में, फिर इलेक्शंस होंगे, तो क्या ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी? अगर हम इलेक्शन का कोई भी फ़ैसला आ जाएगा या सियासत में ये आपस में जो कि लड़-भिड़ रहे हैं उसके बाद इकट्ठे भी हो जाएँगे, तो क्या हमारे पानी के मसाइल ख़त्म हो जाएँगे? क्या हमारी औरतें बच्चा जनते पे मरना उनका बंद हो जाएगा? क्या हमारे जो 3-4 महीने पंजाब के प्लेन्स में एयर क्वालिटी इतनी बुरी होती है, जिस पे बिलियंस का बिज़नेस का भी लॉस होता है, उसमें हेल्थ में आपके 5 साल आपके बच्चों का आपकी उम्र कम हो जाते हैं, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या हीट की वजह से हमारी जो ज़राअत पे नुकसान होता है, हमारे शहर जो हैं वो बिल्कुल भट्टी बन जाते हैं, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में होती हैं, क्या ये सब चीज़ें चली जाएँगी? तो ये सियासत जो है वो एक ऊपर से मैं कहती हूँ एक वेनीर है, उसको उसको हटा के देखें तो मसाइल हमारे ज्यों के त्यों रहते हैं।
तो इस चीज़ को हमारे जो ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं या ज़िम्मेदार सहाफ़त के इदारे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें कि हमारे माशरती मसाइल, हमारे माशी मसाइल जो हैं, असल मसला वो है। और उसके ऊपर जो है एक अम्ब्रेला क्लाइमेट चेंज का आ गया है, जो कि इतनी पुरखतर चीज़ है, जो ज़िंदगी के हर शोबे को टच कर रही है। तो जब तक उसको वो समझेंगे नहीं और उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और उसके जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म नहीं करेंगे कि उसके हल हैं, लोगों को मालूम है। लेकिन जब तक आप उसको एक अलग एक खाने में बंद करके देखेंगे तो आपको वो हल नज़र नहीं आएँगे। आपने एसडीजीज़ का ज़िक्र किया ना, एसडीजीज़ क्या हैं? 17 गोल्स हैं, लेकिन उनमें से कोई एक गोल भी ऐसा नहीं है, जो कि आप स्टैंड अलोन तौर तौर पे बिल्कुल, हल कर सब सकें। जुड़े हुए हैं, तो सब जुड़े। सबका एक-दूसरे से ताल्लुक है। और बिल्कुल। मैं चूँकि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में अभी तक एडैप्टेशन की कोई पॉलिसी नहीं आई है, बन रही है, तो मैं तो जनरली जो मेरी बातचीत होती है किसी भी फोरम पे तो मैं कहती हूँ कि नहीं आई ना अभी। एसडीजीज़ के ऊपर तो पाकिस्तान ने साइन ऑन किया है। हम एसडीजीज़ ही को अडैप्टेशन का एक मॉडल समझ के उनको एड्रेस करना शुरू करें तो हमारे बहुत से मसाइल हल होंगे। अब ये बिल्कुल। 2023 में हम बैठे हुए हैं। 2030 का टारगेट है कि हमने सारे 7 एसडीजीज़ साल, पूरे करने 7 हैं। साल में हम क्या जैसे करेंगे? एमडीजीज़ 2015 में हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल, तो मेरे लिए तो सहाफ़त के लिए ये मसाइल हैं जो कि इस पे फ़ोकस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आफिया, बहुत कुछ मैंने सीखा थैंक यू। अगेन। और मेरे ख़्याल से ये पॉडकास्ट जब नश्र होगा तो मुझे उम्मीद है कि देखने और सुनने वालों को कम से कम बहुत सारी नई चीज़ों का इदराक होगा और शायद वो उस तरफ माइल भी हों, और मीडिया को हम ज़रूर ज़ाहिर है ये भेजेंगे भी, उनसे उनसे शेयर भी करेंगे, तो शायद कहीं न कहीं से इब्तिदा हो और उन चीज़ों पे बात होनी शुरू हो जाए, टीवी पे, अल्लाह करे ऐसा हो। मेन स्ट्रीम मीडिया पे। डिजिटल की तो हम बात कर ही रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर इस पे बात होनी शुरू हो जाए तो शायद हम कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएँगे। आपका बहुत शुक्रिया, अमेरिका में बहुत बैठ शुक्रिया, के आपने वक़्त निकाला। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। खुदा बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया तस्नीम। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।